Welcome to Boost iSpecies. Today's lecture is Constitutional Developments in India. It's very important lecture. कुछ ना कुछ इस पूरे डेवलपमेंट से आता ही रहता है हर ईयर. अच्छे से देख लेते हैं इसको. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब वो धीरे धीरे बंगाल एरिया में इस्टेब्लिश हो गई तो उन्होंने कुछ कुछ एक्ट पास करने स्टार्ट करेंगे. धीरे धीरे वो बंगाल को कंसोलिडेट करेंगे सबसे पहले, फिर उनके मेजर एक्ट्स आएंगे अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया के लिए. पहला एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. उस वक्त क्या हो गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन होने लग गया था, मिस गवर्नेंस होने लग गई थी. क्योंकि बंगाल वाला जो एरिया था वहाँ पे पैसा वगैरह बहुत था, बहुत रिच एरिया था इंडिया का. तो जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी वो प्राइवेट ट्रेड और करप्शन की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये चीज़ समझ में आई कि नाउ वी नीड टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. उसके लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट आया. अब इस एक्ट में क्या किया गया, मद्रास बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसीज थी उनको भी कलकत्ता के अंदर ले आया. मीन्स कलकत्ता प्रेसिडेंसी विल टेक द डिसीजंस ऑफ बोथ मद्रास एंड बॉम्बे ऑल्सो. देन जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे अब उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा. तो इसके अकॉर्डिंग जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए. ठीक है. इसमें ये जो एक्ट आया था रेगुलेटिंग वाला, इसका जो मेन जो एम था वो ये था कि जो इंडिया है उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के सुपरविजन के अंडर ला देना धीरे धीरे. इससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सुपरविजन में ही कंडक्ट हों. ऐसा नहीं हो कि वो फ्रीली कोई भी एक्ट कर रहे हैं, कुछ भी करप्शन चल रहा है और ब्रिटिश गवर्नमेंट तक उनके जो भी प्रॉफिट जो उनको लगता है पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाए. इस रिगार्डिंग उन्होंने ऐसा किया. देन जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था उसी में एक सुप्रीम कोर्ट बनाने का प्रोविज़न था. देन 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है कोलकाता में. उसके चीफ जस्टिस होते हैं एलिजा एम्पे एंड 3 अदर जजेस होते हैं. उसमें रॉबर्ट चैम्बर्स, ली मैस्ट्रे, जॉन हाइडे, ये 3 अदर जजेस थे. देन 1786 में कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है. लेकिन वो कुछ शर्तें रखते हैं कि देखो मुझे कुछ पावर्स स्पेशल चाहिए, मैं तभी गवर्नर जनरल बन के इंडिया में जाऊँगा. क्योंकि वो कुछ और भी काम करना चाहते थे. वो उनका ये था कॉर्नवालिस का कि वो कोई डिसीजन ले तो वो स्पेशल पावर उनके पास रहनी चाहिए, वीटो पावर रहनी चाहिए. यही होता है जो 1786 वाला बिल पास किया जाता है. उसमें ये कर दिया जाता है कि गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी जाती है ओवर द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल ऑन स्पेशल केसेस. ठीक है, ब्रिटिश तो किसी भी केस को स्पेशल केस बना सकते थे. तो इसके अकॉर्डिंग इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल हैज़ वीटो पावर. ठीक है. और जो कॉर्नवालिस थे उनको ये भी पसंद नहीं था. जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उस वक्त डीएम, उनको बहुत ज़्यादा पावर मिली. उनके पास जुडिशरी भी पावर थी, उनके पास मजिस्ट्रियल पावर भी थी. तो उन्होंने क्या किया, अडॉप्ट किया प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. तो जो जुडिशरी पावर थी वो अलग कर दी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पावर्स अलग कर दी. ऐसे करके उन्होंने डिवाइड कर दी थी. रेवेन्यू कलेक्शन की अलग कर दी थी. अगर पूछा जाए हु स्टार्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया, सो दैट्स द आंसर इज कॉर्नवालिस. ओके. अब क्या था, 1813 का एक्ट पास होता है. उसमें क्या होता है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पावर्स है वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी. तो जो पहले ब्रिटिश पावर्स की जो मोनोपोली ऑफ ट्रेड थी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको ख़त्म कर देता है ये एक्ट 1813 वाला. सिर्फ टी और ट्रेड विद चाइना को छोड़ गए कि ये 2 काम आप कर सकते हैं, बाकी सारा ट्रेड की मोनोपोली ख़त्म. ठीक है भाई. और इस एक्ट के बाद में ये भी होता है कि अब 20 ईयर तक की कंपनी के पास जो कंट्रोल है वो रहेगा रेवेन्यू कलेक्ट करने का. उसके बाद फिर से रिव्यू किया जाएगा जो भी उनको ज़रूरत लगेगी. ठीक है. इस एक्ट में एक ये भी एक्ट पास किया गया होता है कि 1 लाख रुपीज़ जो होते हैं वो एजुकेशन को पे खर्च किए जाएं इन इंडिया. बट इससे प्रोविज़न ही रह जाता है, ऐसा कभी किया नहीं जाता 1813 एक्ट में. ठीक है. देन 20 ईयर्स के बाद में 1833 चार्टर एक्ट आता है. उसमें कंपनी की सारी फाइनेंशियल जो राइट्स ले लिए जाते हैं, ऑब्वियसली उन्होंने बोला ही था. अब वो सिर्फ पॉलिटिकल वर्क के लिए रह जाती है.
अब इस एक्ट में एक सबसे बड़ा चेंज होता है, वो क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे अब वो क्या बन जाएंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या कौन बनेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक बनेंगे इस एक्ट के अंदर, ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। और इसमें एक नया लॉ मेंबर भी ऐड किया जाता है एज ए फोर्थ मेंबर इन गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और वो इंग्लिश ओरिजिन का होना चाहिए, ठीक है, ब्रिटिशर होना चाहिए। तो लॉर्ड मैकॉले पहले लॉ मेंबर ऐड किए जाते हैं, ठीक है। देन अगेन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आता है आफ्टर 20 ईयर्स अगेन। उसमें ये होता है जो सैलरीज होती हैं मेंबर ऑफ बोर्ड की, मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, अब उनको डिसाइड करने लगता है सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट। पहले उनको लेकिन वो पे उसको अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जबकि पहले सारी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। अब जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स थे वो भी कम कर दिए गए, 24 से सिर्फ 18 कर दिए गए। उसमें से जो 6 थे उनको नॉमिनेट भी क्राउन करेगा, यानी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी जो उनका क्राउन वाला पार्ट थे क्राउन करेगा उसको, ठीक है। और इसमें ये भी प्रोविज़न रखा गया है कि जो रिक्रूटमेंट होगा सर्विसेज का वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पे होगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेसिस पे होगा, ठीक है भाई, ओके। देन अब एक टर्निंग पॉइंट आता है और रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो जाती है। उसके बाद में एक पास होता है 1857। अब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका सारा कंट्रोल सीधे सीधे अपने पास ले लेगी। एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी डेड हो गई, ठीक है। ऑल द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैंड ओवर टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये का अपॉइंट किए जाते हैं बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कहाँ पे थी, हाँ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बाद में वॉयसराय का जो पोजीशन थी वो स्टार्ट कर दी जाती, गवर्नर जनरल वाला ख़त्म हो जाता है, ठीक है। देन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पास होता है। इसमें एक स्पेशल पावर दी गई होती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कि वो ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकते हैं किसी भी इमरजेंसी पीरियड में, और वो सिर्फ 6 मंथ के लिए अलाउ होंगे। और इस एक्ट में जो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो वायसराय की थी वो लॉ मेकिंग पावर्स भी इन्हीं को मिल जाती है, ठीक है। देन जो लॉर्ड कैनिंग होते हैं वो क्या स्टार्ट करते हैं आके इंडिया में पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम में एक तरीके से आप समझिए जितने भी वॉयसराय काउंसिल के मेंबर्स हैं उन सबको एक एक डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा, या कहिए आज के टर्म में एक एक मिनिस्ट्री दे दी जाएगी। तो यही जो पोर्टफोलियो सिस्टम था ये धीरे धीरे बेस बन जाता है मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट सिस्टम का इन इंडिया, जो आज भी हम जिसको फॉलो करते हैं। भाई देखो मिनिस्टर्स बनते हैं, वो एक एक मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो ही तो उनके पास है, उसी के अंडर वो काम करते हैं, सेम लाइक दिस। देन मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आते हैं और वो बोलते हैं कि जो सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम हैं उनको इंडिया और इंग्लैंड में स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन इस कई बार रिजेक्ट होगा। अभी जैसे ये वाली का जो कमीशन आएगी एचिसन कमीशन 1887 में, पहले भी ये चीज़ बोली गई थी बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं, दो ये सिविल सर्विस जो इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम है वो इंग्लैंड और इंडिया में एक साथ नहीं ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लेकिन 1922 में ऐसा पहली बार हुआ कि ये एग्ज़ाम दोनों जगह एक साथ ऑर्गेनाइज किया गया, स्टार्ट किया गया, ठीक है। अब जो 19 वाला एक्ट था वो अनाउंस हुआ था कब, 20 अगस्त 1970 को, जिसको मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। इस वक्त ये सेक्रेटरी थे और वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, मैंने बताया ना वायसराय चेंज हो गए, गवर्नर जनरल की जगह वायसराय आ गए थे, ठीक है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भी बनाए गए होते हैं, ओके। अब जो 1919 वाला एक्ट था उसमें क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा इस एक्ट की इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं प्रोविंसेस के उनको डिवाइड कर दिया जाता है 2 कैटेगरीज में,
दैट इज़ ऐसे जो प्रोविंसेस होते हैं वहाँ पे क्या लाया गया था, डायरची एट प्रोविंसेस। इधर आप देख लीजिए, तो एक सब्जेक्ट पार्ट रिजर्व रखा जाता है, एक ट्रांसफर्ड। अब रिजर्व मीन्स ऑब्वियसली बात, जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गवर्नमेंट हमेशा वही चीज़ आज भी रिजर्व कैटेगरी में अपने पास रखती है, ताकि उसका वो डिसीजन बहुत आसानी से ले सके अपने अकॉर्डिंग सोलली। तो वही होता है। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होते हैं पूरी लेजिस्लेटिव कैबिनेट के पास होते हैं, जो प्रोविंसेस की होती है, लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट होते हैं उसको सिर्फ गवर्नर की काउंसिल देखती है। ठीक है, रिजर्व वाले गवर्नर के पास, अब ये वाले लेजिस्लेटिव कैबिनेट के पास। ठीक है। देन अब 1926 में क्या होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन बनती है इंडिया में। ठीक है, बाद में इसका नाम यूपीएससी हो जाएगा, वो हम आगे देखेंगे भी। देन जो 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, उसको उसमें जो काउंसिल ऑफ वॉयसराय थी उसको एक्सपेंड भी किया गया था। उसमें ये था कि एडिशनल हम मिनिमम 6 मेंबर को ऐड कर सकते हैं और मैक्सिमम 12 तक ऐड कर सकते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस के लिए, क्योंकि उनको ये था कि अगर ये इस प्रोसेस के लिए हमें और लोग चाहिए तो वी कैन ऐड 6 और 12 मेंबर वट एवर वी नीड। ठीक है, इसमें से भी उनको नॉमिनेट कौन करेगा, वायसराय फॉर दी 2 ईयर्स। और इस काउंसिल में ये था कि जो कम से कम आधे मेंबर ऐसे होंगे जो नॉन ऑफिशियल होंगे। ठीक है, और इसी एक्ट में 1861 वाले में हमने पीछे देखा ना, उसमें ये जो था रेगुलेटिंग एक्ट में कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी कलकत्ता के अंडर थी, लेकिन 1861 वाले में एक्ट के अंडर क्या किया, इनकी प्रेसिडेंसी को की जो लॉ मेकिंग पावर्स थी जो पहले कोलकाता प्रेसिडेंसी के अंदर थी, अब उनको वापस दे दी गई और अलाउ किया गया कि वो अपने हिसाब से जो भी अमेंडमेंट्स हैं, एग्जिस्टिंग लॉज हैं, अपने हिसाब से वो प्रेसिडेंसीज अमेंड कर सकती, लगा सकती हैं। लेकिन ये वैलिड तभी होंगी जब उनको असेंट मिलेगी गवर्नर जनरल की। ठीक है, ओके। देन आता है यही जो 1861 वाला एक्ट था, इसमें हाई कोर्ट भी जब उन्होंने पावर दे दी तो वो हाई कोर्ट भी बनाएंगे। क्या करेंगे, बॉम्बे में भी हाई कोर्ट बनता है, मद्रास में भी, कोलकाता में भी। पहले जो कोलकाता में बना था रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, वो एक सुप्रीम कोर्ट बना था, हाई कोर्ट तब तक इंडिया में नहीं बने थे। अब 1861 के अंडर ये 3 हाई कोर्ट भी बनेंगे, हाई कोर्ट एक्ट जो उसी ईयर पास हुआ था। देन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे उनके 2 राइट बढ़ाए गए थे। पहला राइट ये था कि टू डिस्कस द बजट विदाउट द राइट टू वोट और टू मूव एनी अमेंडमेंट टू द बजट। डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो राइट टू वोट नहीं था उनको, लेकिन और अमेंडमेंट भी नहीं वो कर सकते, सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड ये था, आफ्टर गिविंग द एडवांस नोटिस ऑफ 6 months दे आर अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस ऑन पब्लिक इंटरेस्ट। 6 दिन पहले अगर वो बता देंगे तो वो किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में। देन आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये बहुत छोटा एक्ट था, बहुत कम टाइम के लिए इंडिया में लागू होता है। रैमसे मैकडोनाल्ड जो होते हैं वो इसके लिए बोलते हुए कि दिस रिफॉर्म इज़ इनकम्प्लीट एंड मोमेंटली डील विद डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी। सिंपल। देन मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो रिफॉर्म अपनी रिपोर्ट कब देते हैं, 1819 में। एंड वो बोलते हैं जो इंडियन का पार्टिसिपेशन है एडमिनिस्ट्रेशन में, ये हमें इंक्रीज़ करना चाहिए, ऐसा वो डिमांड करते हैं या प्रपोज करते हैं अपनी रिपोर्ट में। और वो ये भी कहते हैं कि जो एग्ज़ाम्स हैं इंडियन सिविल सर्विसेज के, ये भी दोनों जगह होने चाहिए, इंडिया और ब्रिटेन में। और 1/3 जो सीट है वो रिजर्व भी होनी चाहिए इंडियंस को। इन्हीं की बात को बाद में अप्लाई करके 1922 में ऐसा होता भी है रियल में, और ये एग्ज़ाम दोनों जगह एक साथ कंडक्ट होते हैं। ठीक है। देन अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट 1935 एक्ट, अभी आएगा। ओके, उससे पहले हम थोड़ा ये देख लेते। 1935 में जो पब्लिक सर्विस जो एक्ट था उसके अंडर पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनी थी, जिसका हमने नाम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया था। ठीक है। देन 1937 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और ब्रिटिश पब्लिक सर्विस कमीशन ने
जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना अलग अलग शुरू कर दिया कि वो अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे और इंडिया की फेडरल वाली अलग करेगी, ठीक है। देन 1950 में जब इनेक्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन थी वही क्या बन गई, द वेरी फेमस यूपीएससी, जो अभी भी हमारे यूपीएससी वाले एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है। ओके, देन इस एक्ट में क्या हुआ था, जो डायरकी थी प्रोविंसेस की उसको अबॉलिश कर दिया गया था, जो ये वाली थी, ये वाली जो डायरकी शुरू हुई थी 1919 वाली, इसको इन्होंने 1935 में ख़त्म कर दिया था। और जो लेकिन यही डायरकी इन्होंने कहाँ इंट्रोड्यूस कर दी थी, सेंटर में, कि अब सेंट्रल के सब्जेक्ट भी रिजर्व्ड और डिवाइडेड होंगे, ना कि स्टेट वाले, ठीक है। और स्टेट को क्या दे दिया था, ऑटोनॉमी दे दी थी, और वहाँ की जो डुअल गवर्नेंस थी ये वाली, इसको ख़त्म कर दिया था, ठीक है। और विद दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड जो था स्टेट में, मतलब प्रोविंसेस में, उसको भी ख़त्म कर दिया। ओके, बट इस एक्ट में जो सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट था उसको और एक्सपेंड किया गया। अब इसमें शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, सिख, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, इन सबको भी इंक्लूड कर दिया गया। और इस एक्ट ने और भी जो प्रोविज़न इम्पोर्टेंट रखे थे वो अभी हम देखेंगे, सारे 8 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। जो अभी प्रेजेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो चल रहा है उसके जो कुछ बेसिक पार्ट हैं, कुछ बेसिक जो प्रोविज़न है वो इस एक्ट से लिए गए हैं। तो जैसे इसके जो मेन प्रोविज़न, जैसे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, इंडिया है फेडरल गवर्नमेंट, डायरेक्टली एज सेंटर, ये भी है, बोला गया था। देन ऑटोनॉमी ऑफ द प्रोविंसेस वाज रिस्टोर्ड, वही मैंने बताया, और डायरेक्टली जो स्टेट्स में थी वो अबॉलिश कर दी गई। बाई कैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर अभी भी है, जैसे लोकसभा राज्यसभा, उसी की बात हो रही है। देन सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्टेट पे भी गवर्नमेंट है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी हैं। देन जो डिवीजन ऑफ पावर है सेंट्रल और प्रोविंसेस के बीच में, ये भी है। कॉन्करेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट, जो तीनों अभी भी हैं हमारे। देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, यही फेडरल कोर्ट बाद में अपना सुप्रीम कोर्ट जो है। देन अब जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने 1935 एक्ट को बोला था, इट इज़ द एक्ट ऑफ 1935 इज़ अ कार विद ब्रेक्स बट विदाउट इंजन। मतलब इनको कुछ खास ही एक्ट पसंद नहीं आया था, बट ठीक है, बाद में एक्सेप्ट होता है और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है। और ये पीएम भी बनते हैं नेहरू जी 47 से लेकर 1936 तक, सॉरी 1964 तक, नॉट 36। और ये ऑथर थे पंचशील के, और इन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को भी फॉलो किया था, बहुत बड़े उसके बिलीवर थे। और बाद में इन्होंने जो कांग्रेस के जो पहले के सेशन हुए थे, नॉट बाद में 1936 वाला, उसमें 35 वाले एक्ट को बहुत ओपनली रिजेक्ट किया था और बोला था इट इज़ एन एक्ट एज वारंट ऑफ स्लेवरी एंड ऑफर्ड सम सीवियर क्रिटिसिज्म। इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया और इसको वारंट ऑफ स्लेवरी भी बोला। देन जो लखनऊ सेशन था, ऑब्वियसली चेयर भी नेहरू जी ने किया था। और जो एक्ट ऑफ 1935, तो ये सबसे बड़ा एक्ट था जो इंडिया की हिस्ट्री में अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट लाई थी। इसमें क्या था, 14 पार्ट्स थे, 321 आर्टिकल्स थे, 10 शेड्यूल्स थे, ठीक है। ये तो हो गया पूरा 1935 एक्ट। देन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक प्रोविज़न होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये वही चीज़ है जो अभी हमारे डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिनको हमने लिया था 1950 में, ठीक है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।